प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला चैप्टर, हमारा अतीत। जैसे दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारे अतीत में हम जैसे एक रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। देखिए रसीदा क्या कहती है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों और शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे जा रही हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखिए नर्मदा नदी जो आपकी है, यहाँ पे देख लीजिए नर्मदा नदी। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वालों आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। मेरे दोस्तों अब आगे बढ़िए। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरसर की पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए ऊपर की तरफ है, यहाँ देखिए काबुल नदी है, फिर उसके नीचे सुलेमान पहाड़ी है और किरसर भी है। दोस्तों देखिए ध्यान से, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर में गारी तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पे है नर्मदा नदी और इसी के ऊपर विंध्य की पहाड़ियाँ हैं जो सोन नदी के भी अटैचमेंट में हैं। अब दोस्तों देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखिए यहाँ पे है जो देख लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। इनकी क्या सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों देखिए मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया और जैसे आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है और लेकिन विशालकाय तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। यहीं पे देखिए गंगा नदी है। गंगा नदी के नीचे ही जो उसकी सहायक नदी जो बंगाल के खाड़ी से निकली है, देखिए गंगा नदी, फिर इधर सोन नदी है, देखिए यमुना है, फिर चंबल है। ठीक है, आप ध्यान से अब मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की।
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों और रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कुछ कारणों जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ, मित्रों देखिए, ध्यान से देखिएगा, कभी जहाज़ों में तो कभी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों ने शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग तो नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों ने लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र में उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते थे तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के लिए बाहर से ये कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, जैसे हमारा देश कैसे भारत पड़ा, ये इसमें बताया गया है। यही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई हैं। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों का काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज की पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए यहाँ है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू का जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की सजा मिलती है। अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक भाषा में और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों के भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या कठिनाइयाँ थी? इधर देखिए किनारे एक पत्थर पर लिखा गया एक अभिलेख है।
लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और तथा आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों को प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इसके उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष मुश्किल से बच पाते थे। यहीं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। देखिए, ये मनके हैं। बाएं तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। देखिए, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी, देखिए, चांदी का सिक्का भी है और इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है, देख लीजिए कैसे चौकोर है। क्या पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होती अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक है या अनेक, इसको भी जान लीजिए। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य है ऐसा कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज इन अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यदि कारण यह है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लिखी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने का, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक और कृषक अथवा पशुपालक एक सेकेंड दोस्तों देख लीजिए करके फूल संग्रह प्राप्त करते थे। अब विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की और निर्भर करते। इस तरह से भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, यही कारण है कि उन शासकों को उनकी द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कुछ कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब देखिए, अगर कोई तुमने तिथि के विषय में पूछे तो शायद ही उस दिन की तारीख, माह जैसे 2000 या इसकी तरह से कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष का कहना का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी मतलब ईसवी पूर्व जो देखिए ईसा से पहले का मतलब है। इस चीज़ को आप बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ठीक है, की जाता है। इससे पहले पुस्तक में 2000 से अपना आरंभ बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं।
देखिए इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD नहीं हिंदी में लिखा पाती हो। एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। देखिए अन्यत्र में देखिए जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर तुतुरी करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग होता था। साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान कैसे जान पाते थे कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि अर्थ निकलवाने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाई जा सकती है। इस प्रकार अज्ञात लिपियों को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ देखिए राजा रानी रहते थे। देखिए यह चित्र है जो चाकोर में है, P है, फिर देखिए इधर आधे चंद्रमा की तरह T है, फिर देखिए मुड़ा हुआ है। ये देखिए ऐसी लिपियाँ थी, पहले अक्षर बनाए गए थे। ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर पत्थर एक ही लेख के 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों का यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं तो उन्होंने बताया कि राजाओं रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों और समानार्थ ध्वनियों की पहचान की जाए। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक अक्षर के लिए शेर और एक अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र को बने हैं और एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके प्रयुक्त होते हैं। तो ये आसानी से अन्य अभिलेखन। देखिए कल्पना करिए, देखिए उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि। ठीक है। अब यहाँ एक तिथि देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ भी दी हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था और इसे भी ध्यान देखिए। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी के नगर का मगध का एक बड़ा राज्य था 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। देखिए यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ दोस्तों। अब यहीं पे यह चैप्टर समाप्त कर दिया गया है।